नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए माहौल बनाने आई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ जो कुछ हुआ उसे हमने पहले की वीडियो में दिखाया था। आपने देखा होगा कि किस तरह से रोते फफकते हुए राधिका खेड़ा ने अपनी व्यथा को प्रकट किया था। वही राधिका खेड़ा जिसने बीते 30 अप्रैल को ही ट्वीट करते हुए लिखा था, खुलासा करूंगी। उनके दर्द पर कितना मलहम लगा ये तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के नेशनल मीडिया सेल के प्रभारी पवन खेड़ा ने बता दिया कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये वाला ट्वीट भी किया था 2 मई को राधिका खेड़ा ने। ये वो समय था जब प्रियंका गांधी वाड्रा कोरबा आई थी माहौल बनाने, उसी समय ये ट्वीट आया। उसके बाद अब पवन खेड़ा का ये वक्तव्य बेहद अचंभित कर देने वाला है। उनके लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें कही। जब किसी पत्रकार ने पूछा तो आप उनका वो रिएक्शन भी देखिए। हमारी कोलीग है, हमारी बहुत काबिल कोलीग हैं, मेरी उनसे लगातार बात हो रही है। छोटा मोटा विवाद हो जाता है आपस में, तो वो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे का ताजा अपडेट ये है कि 24 घंटे का समय लिया गया है। प्रश्न उठता है कि कौन सा वाला 24 घंटा। 2 दिन से 24 घंटे का समय लिया जा रहा है। AICC की ओर से अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक मीडिया को नहीं बताया गया। गौर करने वाली बात है कि पवन खेड़ा जब कह रहे थे कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उस वक्त उनकी बगल में वही सुशील आनंद शुक्ला बैठे थे जिन्हें आरोपी बताया जा रहा है। वही सुशील आनंद शुक्ला जिन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया के सामने अपने एक अन्य प्रवक्ता विकास तिवारी का हाथ पकड़कर पीछे खींचा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जिस वक्त रेलवे स्टेशन में थे, कैमरे का फ्रेम पाने के लिए ये तू मैं गाली गुप्तार तक पहुंच गई। और वही सुशील आनंद शुक्ला जब पवन खेड़ा के बाजू में बैठे हैं और कांग्रेस के मीडिया सेल के राष्ट्रीय प्रभारी ये कह दें कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो इससे परिणाम भी पता चल जाता है कि किस तरह से 24 घंटे में इसका समाधान हो जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के अंदर खाने की इन सब बातों को कांग्रेस के ही तमाम सूत्र हम तक ला कर दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसे हम बिलासपुर से भी समझ सकते हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विधायक देवेंद्र यादव। बिलासपुर से उन्हें टिकट मिली है राहुल गांधी की पसंद के। राहुल गांधी के खेमे के बेहद करीबी बताए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक सैकड़ों युवाओं की फौज अपने साथ लेके गए थे। ये खर्चा किसने उठाया, इस पर भी तमाम प्रश्न उठते रहे। कोयला घोटाले के आरोपी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें लेकर पहले एक पोस्टर जारी किया था जिसमें काफी तीखी टिप्पणी की गई थी। देवेंद्र यादव को दिखाया गया था और उन्हें कोयले का लुटेरा बताते हुए यह पोस्टर जारी किया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ में एक ही सभा हुई, वो भी देवेंद्र यादव के लिए हुई। देवेंद्र यादव के लिए माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी के एक और बेहद करीबी और टुकड़े गैंग के प्रमुख के रूप में कुख्यात हो चुके पुराने वामपंथी कन्हैया कुमार ने वो सभा ली थी। उसके बाद राहुल गांधी की सभा हुई। राहुल गांधी की सभा से पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट दिन भर तैयारियों में लगे रहे। इस तरह से देवेंद्र यादव खासकर राहुल गांधी के बेहद करीबी हो गए हैं। विश्वास सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भूपेश बघेल नहीं चाहते थे कि देवेंद्र यादव को बिलासपुर से टिकट मिले, लेकिन राहुल गांधी के पसंदीदा होने के कारण उन्हें टिकट मिल गई। यही कारण है कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के जो शीर्ष पे बैठे हुए भूपेश बघेल हैं और उन्हीं के समकक्ष अन्य नेताओं को ये बात पच नहीं रही है। यही कारण है कि देवेंद्र यादव के साथ खासकर भिलाई के सैकड़ों युवा बुलाए गए हैं। काफ़ी खर्चा किया जा रहा है। खर्चा जब कुछ ज़्यादा होने लगा तो ये खर्चे वाली बात निर्वाचन आयोग तक पहुंची और निर्वाचन आयोग की टीम CRPF के साथ इंटरसिटी होटल पहुंच गई। वही इंटरसिटी होटल जहां देवेंद्र यादव भिलाई से बिलासपुर जाकर डेरा जमाए हुए हैं। आरोप लगा कि वहां ढेर सारे पैसे रखे गए हैं, पैसे वहीं से बांटे जा रहे हैं। पैसे कितने बांटे जा रहे हैं, क्या कुछ वहां से मिल सकता है, इसे जानने समझने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम पहुंच गई इंटरसिटी होटल। फिर वहां जाकर बवाल इसलिए मचता है क्योंकि गेट बंद कर दिया गया और होटल में कोई निजी फंक्शन भी चल रहा था। तो जिस रिटायर्ड अफसर की मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन चल रहा था, उनके परिजनों से कुछ बहस होती है। उसके बाद निर्वाचन आयोग की टीम लौट जाती है। अब बारी आती है देवेंद्र यादव की मीडिया के सामने डंडा मारने की बात कह रहे थे। सुनिए क्या कहा देवेंद्र यादव ने।
भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि देवेंद्र यादव अगर कहीं पर जा रहे हैं तो उनके पीछे सीआरपीएफ और निर्वाचन की टीम भेज दे रहे हैं। अरे भाई, मुझे जो करना है कर लो, मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे बुलाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ सामने। लेकिन अगर आप आम जनमानस को तकलीफ में पहुंचाओगे तो ऐसे ही डंडा मार के जनमानस आपको भगाएगा, जो आज हुआ। शर्म आनी चाहिए निर्वाचन के लोगों को, दुम दबाकर यहाँ से पुलिस के लोगों को भागना पड़ा। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब राहुल गांधी बिलासपुर के सकरी में देवेंद्र यादव की सभा लेने के लिए आए थे, तब उस दौरान सरकारी संपत्ति पर कांग्रेस का झंडा लगा दिया गया और हिंदूवादियों की ओर से आरोप लगा कि उस झंडे के आसपास जहां धार्मिक झंडे लगे थे उसे निकालकर फेंक दिया गया। इस बवाल के बारे में मैंने पहले की वीडियो में जिक्र किया था। अब पता चला है कि देवेंद्र यादव के विरुद्ध इस झंडे वाले मामले में भी एक नई एफआईआर हो गई है। वैसे एफआईआर कोई पहली बार देवेंद्र यादव के विरुद्ध नहीं हो रही है। विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उनका एक बेहद ही अश्लील एमएमएस आया था। तब कैमरे के सामने आकर देवेंद्र यादव ने रोते हुए कहा था कि वो एमएमएस उनका नहीं है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि आज की तारीख तक देवेंद्र यादव को भाजपा की ओर से बार बार चुनौती दी गई, अगर ये एमएमएस आपका नहीं है तो थाने में रिपोर्ट लिखवाइए, जांच करवाइए। लेकिन आज की तारीख तक देवेंद्र यादव की ओर से या कांग्रेस की ओर से किसी तरह की पुलिस से शिकायत नहीं की गई। शिकायत क्यों नहीं की गई, किस लिए नहीं की गई, इस पर सवाल उठना भी लाजमी है। आम जनता बेहद जागरूक हो चुकी है। तमाम तरह के तीखे प्रश्न खड़े किए जाते हैं जो हमारे नेताओं को असहज लगते हैं। असहज लगना भी स्वाभाविक है। अब यदि बात बिलासपुर के जमीनी हालात की जाए, जहां से भारतीय जनता पार्टी के तोखनलाल साहू देवेंद्र यादव के विरुद्ध उम्मीदवार हैं, तो लोरमी के विधायक रहे हैं। वही लोरमी जहां से इस वक्त उप मुख्यमंत्री अरुण साव विधायक हैं। अरुण साव पहले बिलासपुर के सांसद थे। 2019 में उन्होंने बिलासपुर से शानदार जीत हासिल की थी। अब जब उनके उप मुख्यमंत्री बनने से और विधायक बनने से सीट खाली हुई है तो तोखनलाल साहू भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। साहू समाज के अलावा विभिन्न समाजों से उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा है। मोदी लहर में जिस तरह से राज्य की सरकार भी उनका भरपूर साथ दे रही है, जिस तरह से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होने का फायदा मिलेगा और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंकड़े भी जाते हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस 11 सीटों में हमेशा एक तरफा रहा है। 11 में से 10 सीटें जीती जाती रही। सिर्फ 2019 में ही 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बिलासपुर के लिए कांग्रेस के रणनीतिकारों और देवेंद्र यादव को यकीन है कि वहां के यादव समाज के वोटर्स और मुसलमान और ईसाई समाज के वोटर उन्हें एक तरफा वोट करेंगे तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी जातिगत समीकरण काफी जोर पकड़ रहा है। साहू समाज के नाम पर कांग्रेस ने दुर्ग और महासमुंद से अपने प्रत्याशी खड़े किए, जहां से साहू समाज के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। लेकिन बिलासपुर के मामले में मामला उलट है। यहां से देवेंद्र यादव भिलाई से बुलाकर भारतीय जनता पार्टी के साहू समाज के उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ चुनावी सभाओं के दौरान यदि आप इन नेताओं की भाषा को सुन ले, भाषण को सुन ले, तो आपको यकीन हो जाएगा कि क्षेत्र के हिसाब से किस तरह से बोली, भाषा और ज्ञान अलग अलग हो जाता है। हमारे नेताओं की ऐसी ही रंग बदलती तस्वीर के कारण आम जनता इन पर अपेक्षाकृत कम यकीन करती है। बात विचारधारा की होती है तो हमें समझना होगा कि क्या हमारे देश में कोई वोट जिहाद भी होता है। लॉ जिहाद, लैंड जिहाद तो सुना था, लेकिन अब एक नई भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, खुले रूप से हो रहा है। पढ़ा लिखा परिवार कह रहा है, एक बेहद ही हाईली क्वालिफाइड पढ़ी लिखी महिला नेत्री कह रही हैं। फर्रुखाबाद से एसपी की कैंडिडेट और यूपी एसपी की उपाध्यक्ष आमिया आलम खान इनका नाम है। सलमान खुर्शीद का तो नाम आपने सुना होगा, कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, इनकी भतीजी हैं और साफ तौर पर मुसलमानों के लिए वोट जिहाद करने की बात कह रही हैं। और इतना ही नहीं, वो अपने भाषण में ये भी कहती हैं कि जो मुसलमान भाजपा का साथ देगा उनका हुक्का पानी बंद करवा दिया जाए। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की बारी थी, उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया और क्या कुछ हुआ इस मुद्दे पर आप ध्यान से आमिया आलम की इन बातों को गौर करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलटवार पर भी आप गौर करें, एक एक शब्दों को ध्यान दें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों खतरनाक है ये जिहाद। इसलिए
तो बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जनता से पूछ रहे थे, जिहाद का अर्थ मालूम है ना? गूगल का दौर है, इंटरनेट की दुनिया है, हर कोई समझता है कि आखिर इस तरह से मजहबी वातावरण बनाकर, इस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण से किसे फायदा होता है। देश कहीं मुद्दों से भटक गया है क्या? विचारधारा कहीं कोई मायने नहीं रखता? देश और समाज के लिए अच्छा सोचने वालों की जब कमी हो जाएगी तो बुरे लोग राजनीति के माध्यम से खुद का पलड़ा मजबूत कर देते हैं। अब बात राजनीति के गिरते स्तर की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिला मंत्री इमरती देवी के बारे में जो शर्मनाक बातें कही, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि राजनीति का स्तर कितना नीचे गिरते जा रहा है। जीतू पटवारी की इन बातों पर आक्रोशित होकर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं सैकड़ों की संख्या में उनके घर पहुंच गई, जूते चप्पल लेकर, चूड़ियां लेकर। ऐसा आक्रोश क्यों था, इसे समझने के लिए आपको जीतू पटवारी का वो शर्मनाक बयान सुनना चाहिए। अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। जीतू पटवारी जैसे लोगों की गिरी हुई हरकत के कारण हमारी देश की राजनीति का स्तर भी और नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। विचारधारा की बात करने वालों को रायबरेली पर गौर करना चाहिए, जहां गांधी परिवार के एक और चिराग यहां से आखिरी वक्त में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी नामांकन के आखिरी दिन अपनी माताजी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार 2019 में सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव जीता था, हालांकि पिछली बार वो अमेठी से हार गए थे। आज देश प्रश्न खड़ा कर रहा है, क्या परिवारवाद राजनीति में इस तरह से हावी रहेगा तो कहीं विचारों का महत्व रहेगा? विचारधारा और मूल्यों की राजनीति का आखिर औचित्य क्या रह जाता है? देश की सबसे पुरानी पार्टी बताने वाली कांग्रेस कहीं विचारधारा को महत्व दे भी पाएगी या गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस समाकर रह जाएगी? आज जब हजारों लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो यहां से एक स्वाभाविक सा प्रश्न खड़ा होता है कि पीढ़ियों से जो कांग्रेस से जुड़े रहे, आखिर वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ही क्यों शामिल हो रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा ऐसे माहौल में किस कदर मजबूत हो जाएगा, इसे समझना होगा। 4 जून की तारीख होगी धड़कन बढ़ा देने वाली, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, देश नई करवट ले रहा होगा और वहां से हमें भी चिंतन मनन करना होगा कि क्या राजनीति के माध्यम से देश और समाज की बेहतर सेवा की जा सकती है। हमारा हमेशा से मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के इनके लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।